हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने कॉलेजियम प्रणाली जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आइए शुरू करते हैं। दरअसल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति पहले यानी 1993 के पहले एग्जीक्यूटिव यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता था। लेकिन चूंकि अनुच्छेद 124(2) में कहीं भी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का जिक्र नहीं है, उसमें बस इतना कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करके कंसल्टेशन करके और राष्ट्रपति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा। तो कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस ये एसपी भरूचा की बेंच ने थर्ड जजेस केस में, जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस के नाम से भी जानते हैं, 1998 में स्पष्ट कर दिया कि इसका मतलब कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस से होता है और रिकमेंडेशन का मतलब ऑब्लिगेशन से होता है। यानी कॉलेजियम केवल रिकमेंडेशन करेगा ये बात नहीं है, राष्ट्रपति को ऐसा मानना भी होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही संपर्क करके राष्ट्रपति यह अपॉइंटमेंट करेगा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा। तो 1993 में सेकंड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। 9 जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली बनाने का फैसला लिया था। इसके पहले 1982 में एसपी गुप्ता केस में, जो कि फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जस्टिस पीएन भगवती ने साफ साफ कह दिया कि भाई हमारे संविधान की विशेषता यह है कि इसमें एग्जीक्यूटिव ही जजेस की नियुक्ति करेगा और वही करता भी आया है। तो इसी प्रणाली को आगे भी कंटिन्यू करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट जजेस केस में तो ये हो नहीं पाया। सेकंड जजेस केस कोई मुकदमा नहीं था, यह राष्ट्रपति द्वारा दिया गया एक संदर्भ था, रेफरेंस था। और आप सभी लोगों को पता होगा कि 1957 में केरला एजुकेशन बिल में सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपिनियन दिया था राष्ट्रपति को, उसमें साफ साफ कहा था कि अनुच्छेद 143(1) के तहत यदि राष्ट्रपति किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है ओपिनियन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है उस पर ओपिनियन देने के लिए और राष्ट्रपति बाध्य नहीं है इस ओपिनियन को स्वीकार करने के लिए। लेकिन वही अगर एक अनुच्छेद 143 सेक्शन या क्लॉज 2 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति ऐसा रेफरेंस देता है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता होगी कि वह राष्ट्रपति के इस संदर्भ पर अपनी राय जरूर दे। हालांकि राष्ट्रपति के ऊपर अब भी वह बाइंडिंग नहीं माना जाएगा, यानी राष्ट्रपति उसे माने या ना माने यह राष्ट्रपति को तय करना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी हो जाएगा अगर इसे अनुच्छेद 143 की धारा सेक्शन कह सकते हैं 2 के अंतर्गत दिया जाता है, तो जिसमें शैल का प्रयोग किया है, मे का प्रयोग नहीं किया गया है। शैल कॉन्स्टिट्यूशन के अर्थ में बाइंडिंग माना जाता है। अब आइए हम लोग सेकंड जजेस केस और उसके आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड जजेस केस में फर्स्ट जजेस केस के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि सरकार को उन्हीं लोगों की नियुक्ति जज के रूप में करनी होगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिसका रिकमेंडेशन कॉलेजियम करेगा। लेकिन कॉलेजियम की कार्यप्रणाली क्या होगी, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट मौन रहा। इसका निर्धारण एक्चुअली 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसमें एसपी भरूचा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसको थर्ड जजेस केस के रूप में जाना जाता है। अब आपके पास ये आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि 1993 से 1998 तक फिर क्या हुआ। एक्चुअली उस दौरान भी नियुक्ति सरकार ही करती रही जजेस का, चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, लेकिन चीफ जस्टिस से परामर्श लेने की चूंकि व्यवस्था संवैधानिक है तो वह चलता रहा।
लेकिन वो नहीं था कि परामर्श का मतलब कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होगा और रिकमेंडेशन का मतलब ऑब्लिगेशन होगा, यानी राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा कि ये उसी नाम पर विचार करे जिस नाम को कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है। कुछ विशेष परिस्थिति में ही सरकार कोजेंट रीजन यानी उपयुक्त तर्क के साथ और मटेरियल के साथ ही उस नाम को खारिज कर सकती है। उसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। तो इस प्रकार से 1998 में एक्चुअली कॉलेजियम की कार्यप्रणाली का निर्धारण हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, और उसके बाद नियुक्ति जजों की कॉलेजियम के द्वारा होने लगी। यानी जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होता था, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वह अपने सक्सेसर यानी अपने उत्तराधिकारी का नाम रिकमेंड करके भेज देता था और राष्ट्रपति पास, और उसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी विधि और न्याय मंत्रालय नोटिफाई कर देता था। यह प्रक्रिया शुरू हो गई और इसी प्रकार से कॉलेजियम जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस की नियुक्ति भी करने लगा। अब इसमें क्या निर्धारण हुआ, फंक्शनिंग का, रोल का क्या निर्धारण हुआ, उसके बारे में संक्षेप में हम बता देते हैं। थर्ड जजेस केस के रूप में जाना जाता है यह भी कोई मुकदमा नहीं था, यह भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ही था 1998 का, और इसको थर्ड जजेस केस के रूप में जाना जाता है क्योंकि जजेस की नियुक्ति से संबंधित ये भी था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जिनको नोटरी का पावर होता है, उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है। उसकी एक छोटी सी परीक्षा भी होती है, उस परीक्षा को पास कर जनरली वो कर ही लेते हैं और वो सभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में उनके सर्टिफिकेशन का इम्पोर्टेंस होता है। खैर, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिक्वेस्ट को मानते हुए सरकार की दलील को खारिज कर दिया था और कॉलेजियम की व्यवस्था की थी। 93 में व्यवस्था की थी 9 जजेस की संविधान पीठ ने, और 5 जजों की संविधान पीठ ने 1998 में इसकी कार्यप्रणाली निर्धारित किया। बड़े बेंच बनाने की जरूरत नहीं थी, कारण ये कोई रिवर्सल ऑर्डर तो था नहीं। खैर, क्या कार्यप्रणाली निर्धारित की है उसी की चर्चा हम कर दे रहे हैं। 1998 में यह तय हुआ कि मुख्य जो चीफ जस्टिस होंगे यानी मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य जज होंगे, सीनियर मोस्ट यानी वरिष्ठतम जज होंगे। तो इस प्रकार से आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों की सूची कैसे तैयार की जाती है। जो पहले शपथ लेता है वरिष्ठता क्रम में, जो बाद में शपथ लेता है उससे आगे माना जाता है। उसकी उम्र चाहे जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप सभी लोगों को पता है 65 साल की उम्र पूरा होते ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का तो 62 है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज 65 साल की उम्र पूरा होते ही रिटायर हो जाता है, चाहे वो किसी डेट को हो। जैसे आपके चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर तक ही काम कर पाएंगे, 11 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 11 को 65 साल के हो जाएंगे। 1959 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और इस प्रकार से वो रिटायर हो जाएंगे। जबकि अन्य सरकारी नौकरों के लिए, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये है कि भले ही वो नवंबर 11 को उनकी डेट ऑफ बर्थ दर्ज है, लेकिन वो 30 नवंबर तक काम कर, पूरे नवंबर भर काम करेंगे। और जो लास्ट पेंशन, पहले जो व्यवस्था थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, जो लास्ट पेंशन ड्रॉ करते थे उसका 50% उनका पेंशन निर्धारित होता था। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब 1 साल में जितनी सैलरी लिया है उसका एवरेज करके और उसका 50% निर्धारित किया जाएगा। ये यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है। इसमें थोड़ी सी राशि कम हो जाएगी लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। खैर, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से बेहतर है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में तो कोई पेंशन था ही नहीं, ये कंट्रीब्यूटरी बेसिस पर था। आप भी कंट्रीब्यूट करते थे, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता था।
दोनों को मार्केट में इन्वेस्ट करने की व्यवस्था थी और उसके आधार पर रिटर्न की व्यवस्था थी। बस ये है कि ये सबके लिए खुला हुआ था। और जो नई व्यवस्था ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, ये केवल सरकारी नौकरी करने वालों के लिए है। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। तो चीफ जस्टिस के अतिरिक्त 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। उस व्यक्ति को इसमें जरूर शामिल किया जाएगा जो अगला चीफ जस्टिस होने वाला है। और अगर दूसरा तीसरा पॉइंट है कि अगर हाई कोर्ट जिसके सिटिंग जज को, या जहां नियुक्ति होने वाली है किसी जज की, किसी मान लीजिए किसी कोई एडवोकेट है, आपको पता ही हाई कोर्ट में भी योग्यता और सुप्रीम कोर्ट में योग्यता कुछ मामले में समान है। जैसे हाई कोर्ट में लगातार 10 साल एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये योग्यता है। हालांकि हाई कोर्ट की योग्यता ये भी है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट जुडिशरी में ज़िले स्तर पर ज़िला जज के रूप में लगातार 10 साल काम किया है तो वह भी हाई कोर्ट का जज बन सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक अलग व्यवस्था है, और वो है ख्यातिलब्ध यानी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की, ख्यातिलब्ध विधिवेत्ता की। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में तो नियुक्त होती है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक योग्यता तो समान है, शेष अलग अलग हैं। खैर, तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जिस हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया जाना है किसी व्यक्ति को, उस हाई कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन कॉलेजियम में होना चाहिए और वह हाई कोर्ट से पूछा जाना चाहिए। ये 2 पॉइंट अलग अलग हैं। माना उस हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, यानी जाहिर है चीफ जस्टिस का, इसका मतलब हाई कोर्ट में भी एक कॉलेजियम होगा जो नाम रिकमेंड करेगा। तो चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा, हो सकता है एक आध और सीनियर जज से भी पूछा जाए। और अगर कॉलेजियम को लगता है भाई उस हाई कोर्ट का तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में, या जिस जज की नियुक्ति की जानी है उसमें, तो उसमें उस हाई कोर्ट को के जो सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे उनका नाम जरूर शामिल किया जाएगा। उस हाई कोर्ट में खास करके उस हाई कोर्ट में नियुक्ति करने के मामले में, या उस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन के मामले में। यानी सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट डायरेक्ट भी हो सकते हैं, बेंच से भी आ सकते हैं, बार से भी आ सकते हैं। जैसे यू ललित, वो बार से आए थे, बेंच से नहीं आए थे। बेंच से मतलब यह कि एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में आप सीनियर पोजीशन पे जज रह चुके हों, खास करके चीफ जस्टिस रह चुके हों, जैसा जो परंपरा है। हालांकि लिखा नहीं गया सीनियर जज ही लिखा गया है, सीनियर मोस्ट जज लिखा गया है। तो एलिवेशन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, और वो उसका भी रिकमेंडेशन कॉलेजियम ही करता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में किसी हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो उस हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व कंसीडर किया जाएगा। और उस हाई कोर्ट के जो उस हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी है, तो उस हाई कोर्ट से जो जज सुप्रीम कोर्ट में पहले से हैं उनको जरूर उनसे राय लिया जाएगा। ये कॉलेजियम की कार्यप्रणाली जो निर्धारित की गई, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद मान लीजिए अगर किसी के नाम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहमत नहीं हो, तो कॉलेजियम के 6 सदस्य उस पर दबाव नहीं बनाएंगे। 5 लोग होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, और उनको हेड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चूँकि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है भारत में, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। खैर, तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर 4 लोगों ने मिलकर किसी नाम पर विचार किया, और 5वां यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस पे एग्री नहीं किए, उस नाम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात की जिद नहीं करेंगे कि किसी नाम को आगे बढ़ाया जाए, अगर कॉलेजियम के एक या एक से अधिक सदस्य उस पर डिसएग्री करते हैं तो। दूसरे शब्दों में, अगर कॉलेजियम उसमें कार्यप्रणाली में तो ये नहीं लिखा हुआ है कि एक या एक से अधिक, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं।
माने कॉन्सेंसस से, एक राय से ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए, चाहे हाई कोर्ट के जज की बात हो या सुप्रीम कोर्ट। चूंकि दोनों को सुपीरियर कोर्ट कहा जाता है, तो आगे हम सुपीरियर कोर्ट का ही जिक्र करेंगे। तो दो पॉइंट ये हो गए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि कॉन्कर नहीं करता, यानी उस पर सहमत नहीं होता है, तो कॉलेजियम अपनी जिद पर अड़ा नहीं रहेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपनी जिद पर अड़ा नहीं रहेगा। अगर कॉलेजियम का कोई सदस्य कहता है कि भाई हम इस नाम पर सहमत नहीं हैं, और सरकार उपयुक्त तर्क दे करके उपयुक्त किसी व्यक्ति का, रिकमेंडेड व्यक्ति का नाम खारिज कर सकती है। परमानेंट अगर नहीं करेगी तो बाद में विचार किया, रिकंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर उसने रिकंसिडरेशन के ऑप्शन को भी खत्म कर दिया, तो उसको बताना होगा कि भाई किस आधार पर, मैटीरियली और लॉजिकली ये समझाना होगा किस आधार पर उसने XYZ नाम को हटाया है। दूसरे शब्दों में, नरेंद्र मोदी इसी चीज़ को चाहते थे, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कंसीडर कर दिया। दूसरे शब्दों में, सरकार के हाथ में एक प्रकार से अस्त्र पकड़ा दिया कि सरकार भी, अगर उपयुक्त कारण है उसके पास, वो किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज के रूप में, अपॉइंटमेंट के रूप में, अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन को खारिज कर सकती है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। उदाहरण के लिए वहाँ, यानी इसको प्रोसीजर के रूप में रखा गया है, प्रक्रिया के रूप में रखा गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में एक वकील साहब थे जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे, उनका नाम रिकमेंड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अलग से कोई जांच एजेंसी नहीं है, वो भारत सरकार की जांच एजेंसी के रिपोर्ट का प्रयोग करती है। उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की भूमिका प्रमुख है। सचिवालय भी उसका वही है जो जॉइंट इंटेलिजेंस एजेंसी का है। सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई अलग से सचिवालय नहीं है। RM लोढ़ा साहब, जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने इसका सुझाव दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग से सचिवालय होना चाहिए और अलग से जांच एजेंसी भी होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट पर ही वो निर्भर होता है। लेकिन चूंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो सीधे PMO के अधीन काम करता है, तो जाहिर है PMO के पास ज़्यादा जानकारी होती है। वैसे भी PM के पास ज़्यादा जानकारी इसलिए भी होती है कि लोकल तमाम MP और मंत्रियों के माध्यम से वो तमाम इंफॉर्मेशन जुटा सकता है, डायरेक्ट भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावे भी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई ऐसा है कि उसका संबंध तो लश्कर तैयबा से है, आपने बताइए उसके नाम को रिकमेंड कर दिया है, और हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो जाने के बाद हटाने की प्रक्रिया कितनी टेढ़ी है। आप लोगों को पता है जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 कितना टफ है। तो सुप्रीम कोर्ट मान गया, यानी इसको कहते हैं मटेरियल साक्ष्य अगर दे दिया जाए और उपयुक्त तर्क एडवांस कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ता है, उसका कॉलेजियम फिर जिद नहीं करेगा। और यही, यानी उसके नाम पर दोबारा फिर विचार भी नहीं किया जाएगा, रिकंसीडर भी नहीं किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नरेंद्र मोदी यही चाहते थे, और ये वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था कर भी दिया है। जस्टिस JS खेहर के समय इसे एडमिट किया गया था, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी पहले और अभी तक के आखिरी सिख चीफ जस्टिस वही हुए हैं, जस्टिस JS खेहर। तो 2017 में इसे नरेंद्र मोदी के समय ही इसे एक्सेप्ट किया गया था। ये प्रोसीजर का मैटर है, प्रोसीजरल मैटर है, प्रक्रिया का अंग है। दूसरे शब्दों में, रिकमेंडेशन किसका माना जाएगा किसका नहीं माना जाएगा, ये गेंद जो है सरकार के पाले में डाल करके सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है। तो ये कॉलेजियम की प्रणाली है। अब हम आते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रल जुडिशियरी का मतलब क्या होता है। इसका सीधा मतलब होता है कि जो मुकदमे निचली अदालत में, यानी जिले स्तर की अदालत में, सबॉर्डिनेट अदालत में आते हैं विचाराधीन, चाहे वो सिविल दीवानी वाद हो
चाहे वो क्रिमिनल केसेज हो, आपराधिक वाद हो, वो मुकदमे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी आवें। अगर हायर वैल्यू के हैं तो इस मामले में हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन देगा। लेकिन दो केसेज में, इस मामले में दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है सिवाय भारतीय सुप्रीम कोर्ट के। यानी दो मामलों में अपराधी का ये राइट बन जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट आए ही। जैसे कोई हाई कोर्ट किसी निचली अदालत के फैसले को पलट कर और किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दे, और यानी अपने पास मंगा ले और मंगा के सीधे उस मुकदमे में फैसला दे दे, या वह सीधे अब किसी केस को अपने पास मंगा ले, या निचली अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया है अभी, वहाँ पेंडिंग है केस, और उसे हाई कोर्ट मंगा लेता है और अब उस मामले में मृत्युदंड देता है। तो इन दोनों मामलों में एज ए मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट जाने का अनुच्छेद 134 के तहत अधिकार मिल जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार भी है जो दुनिया के तमाम देशों के सुप्रीम कोर्ट के पास है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास है, और वो है फेडरल मामलों में केवल सुप्रीम कोर्ट ही दखल दे सकता है जब एक राज्य और केंद्र इन्वॉल्व हों, या कुछ राज्य इन्वॉल्व हों, कुछ राज्य केंद्र एक तरफ और फिर दूसरे राज्य दूसरी तरफ इन्वॉल्व हों। इन तीन केसेज में मामला अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। हालांकि अनुच्छेद 262 के तहत उसके पास अंतर राज्यीय नदी जल बंटवारे से संबंधित या नदी घाटी से संबंधित फैसला देने का अधिकार नहीं है। इस मामले में ट्रिब्यूनल जो सरकार बनाएगी उसी का फैसला माना जाएगा। यही नहीं, अनुच्छेद 363 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में बहुत ही सीमित अधिकार है। अनुच्छेद 257-58 और अनुच्छेद 290, जिसमें कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, यानी खर्च होते हैं जिनका एडजस्टमेंट केंद्र और राज्य दोनों को करना होता है। तो ऐसे में वो खर्च का तौर तरीका, एडजस्टमेंट का क्या होगा, ये केंद्र और राज्य मिल करके ही तय करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, अभिसार इत्यादि के मामलों में अनुच्छेद 253 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, या 252 253 दोनों है के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वह, विशेषकर 252 आप कह लीजिए, अनुच्छेद 252 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते आदि के मामले में सरकार के खिलाफ कोई नोटिस जारी करे, या क्यों आपने संधि समझौता किया और इसका आधार क्या है, ये सब कुछ है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को इस मामले में दूर रखा गया है। यही नहीं, अगर वो अनुच्छेद 136 का प्रयोग करता है, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बहुत रेयर मामलों में ही करता था, क्रिमिनल मामलों में अभी भी करता है, भले ही सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया है 2009 में ब्रिटेन में, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपराधिक मामले में आज भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन वह सेना के ट्रिब्यूनल, यानी जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, उसके खिलाफ अपील को एंटरटेन नहीं कर सकता। शेष किसी मामले में ट्रिब्यूनल के फैसले या हाई कोर्ट या अधीनस्थ अदालतों के फैसले को रोक करके और उस केस को अपने पास मंगा करके उसमें फैसला दे सकता है। इसको स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा कराया जाता है, SLP कहते हैं इसको। खैर, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता यहीं तक सीमित नहीं है, अन्य मामलों में भी वो दखल दे सकता है, जैसे एडवोकेट्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसी प्रकार से कस्टम और साल्ट एक्ट है, MRTP एक्ट है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 कहते हैं उसको, MRTP एक्ट। इन सभी मामलों में, या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट इत्यादि सभी मामलों में वो हस्तक्षेप कर सकता है, जो कि पावर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास या दुनिया किसी भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। इनफैक्ट अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास तो दो ही पावर है, फेडरल मैटर में दखल देने का और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का।
ये फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन तो है, ये अपील के मामलों में भी इसका जुरिस्डिक्शन बहुत ब्रॉडर है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अलग है, और क्रिमिनल और सिविल केसेस में कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, इन्वॉल्व होगा तभी हस्तक्षेप करेगा। ये सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी विधि का सारगर्भित प्रश्न, अगर यानी विधि को समझाने के मामले में भी ये दखल दे सकता है। और ये जनरली हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन यानी हाई कोर्ट के प्रमाण के आधार पर होता है। जब हाई कोर्ट कहता है कि भाई इसमें सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी पॉइंट नंबर 1 इन्वॉल्व है और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, या दूसरा सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए, हम इसे देखने में सक्षम नहीं हैं। अगर हाई कोर्ट इस तरह के दो दो चीज़ों के मामले में बैक आउट कर जाता है और सर्टिफिकेट देता है एग्रीव्ड पर्सन को यानी पीड़ित व्यक्ति को, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही नहीं, अगर स्टेट लॉज किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी राइट्स के मामले में इंटरवीन करता है या इंटरफियर करता है या उसमें व्यवधान पैदा करता है, तो वह व्यक्ति भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यूँ तो अनुच्छेद 32 को डी बसु साहब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मानते ही है, जिसके तहत व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। लेकिन अगर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के अतिरिक्त कोई अन्य राइट्स भी प्रभावित होते हैं और उससे लगता है कि वो स्टेट के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, तो वह भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कुछ मामलों में उसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जाने का अधिकार है या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जाने का अधिकार है। कुछ मामलों में स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पर जो इंफॉर्मेशन कमीशन काम करता है वहाँ भी जाने का अधिकार है। उनके फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जा सकता है, संबंधित हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। यानी अपीलीय अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत व्यापक है। तो ये सब अधिकार जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। कुछ है इसके मिलते जुलते अंश, माने बहुत छोटा सा आप कह सकते हैं। जर्मनी में और बेल्जियम जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, लेकिन इतने व्यापक नहीं हैं। जैसे स्पेशल लीव पिटीशन का पावर तो किसी के पास नहीं है। इसी प्रकार से MRTP एक्ट है, या आप कह सकते हैं एडवोकेट एक्ट है, या इनकम टैक्स एक्ट है, या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट है, या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक्ट है, या इंफॉर्मेशन कमीशन एक्ट है जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पारित किया था, एक्चुअली उसी के तहत इसका गठन किया गया, या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है। इन सब के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और उसके लिए संबंधित उपवाक्य या क्लॉज या आर्टिकल या सेक्शन धाराएं बनी हुई है। खैर, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, नहीं तो बोझिल हो जाएगा। मोटे तौर पर भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है, जुरिस्डिक्शन है, बहुत व्यापक है, और हमने कॉलेजियम प्रणाली आपको बताई। ठीक है, तो अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि भाई नेताओं के मामले में अब जैसे फ्लोर पर कोई टेस्ट होना है, किसके पास बहुमत है किसके पास नहीं है, चाहे वो मामला राज्य विधानसभा का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का मामला हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित मामला हो, इन सभी मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का केस होता है। साथ ही स्टेट एक दूसरी पार्टी होती है, स्टेट इन्वॉल्व होता है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी मामले में स्टेट एक पार्टी है तो उनके निर्णय के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट को इंडिविजुअल जा सकता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो ही जाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 14 से 32 तक हैं, और 32 में तो खैर 5 तरह के रिट्स दाखिल करने के का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसके अलावा और भी रिट्स और इंजंक्शन वो जारी कर सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग कोई बाद में कर लेंगे।
तो आज हमने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में आपको समझाया और बताया। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।